जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंजिल चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप यूं ही अपना साहस बनाए रखना। आप यूं ही अपना साहस बनाए रखना। चाहे तुम हजार बार हारो, चाहे तुम हजार बार हारो, जीत की उम्मीद के दिए जलाए रखना। जीत की उम्मीद के दिए जलाए रखना। जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर्स है, वो क्या है? वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको एक्सपर्ट बताएंगे। राहुल सर एकदम बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं अभी मिलवाना चाहूंगा राहुल सर से। जय हिंद साथियों। आज आपके बीच में क्लास 10 का बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा नोटबुक और पेन के साथ में। आज आपको एक नया उम्मीद पढ़ने का जगेगा आपके अंदर से। रियलिटी में पता चलेगा कि इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। तो आते हम लोग, ज़्यादा बात नहीं करते, टू द टॉपिक का। टॉपिक का नाम जैसा कि आपने हमारे सर ने आपको बताया, वाइल्ड लाइफ है। ये वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग फैक्ट के साथ में, ये तो बात तो है ही है कि फैक्ट्स पढ़ेंगे ही, उसके साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे मैप स्किल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप क्लास 10 का स्टूडेंट हैं, हाँ, तो आपका कोई भी फ्रेंड है क्लास 10 में पढ़ते हैं, उसके लिए हमारे पूरे टीम की ओर से 100% सिलेबस कवर करवाया जाएगा इस प्लेटफॉर्म में, जो नाम है महतो सर यूट्यूब चैनल। तो आते हैं हम लोग, सबसे पहली बात है कि मैप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मैप, ये टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग मैप के बारे में पढ़ते हैं। मैप में आपको याद रखना है, पॉलिटिकल मैप आप अपने साथ में रखिएगा। उसके बाद क्या है कि आप ओनली अभी जो है इस क्लास के लिए ओनली फोकस करना है स्टेट के ऊपर। स्टेट का एक बार कमांड बना लिए हो, ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा मैप के रिगार्डिंग। तो आते हैं हम लोग, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आपको क्या करना है, फील करते हुए चलना है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपके साथ हम हमारे पूरे टीम खड़े हुए हैं। आते हैं हम लोग टू द पॉइंट। सबसे पहली बात किया जाए तो आपको याद रख लेना लोकेशन ऑफ इंडिया। तो लोकेशन ऑफ इंडिया में नॉर्थ साइड में क्या है, हिमालय माउंटेन। साउथ साइड में जो है याद रखना आप लोग, इंडियन ओशियन है। ईस्ट साइड की बात किया जाए तो बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट की बात किया जाए तो अरेबियन सी है। यहां तक जो है आपको पता होगा, क्लास 9 में आपने पढ़ लिया होगा। इस क्लास में स्टेट का नाम याद रखना बहुत ही कंपलसरी है, मैप वाइज। तो बच्चों, मैप वाइज में आपको क्या करना है, बनाते हुए चलना है। सबसे पहली बात है, फर्स्ट में जो है याद रखना हिमाचल प्रदेश है, सेकेंड में उत्तराखंड है, थर्ड में ये वाला जो एरिया है इसे पंजाब कहते हैं, और इस वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हरियाणा कहते हैं। और याद रखना सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे यूपी वालों ने रखा है, तो इसका जो नाम है वो याद रखना उत्तर प्रदेश है। सिक्स की बात किया जाए तो लार्जेस्ट एरिया इन टर्म ऑफ एरिया की बात की जाए इंडिया में तो राजस्थान ऑक्युपाई करता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, सिक्स के बाद सेवन, वेस्ट में जो है गुजरात है, और गुजरात ही अपना क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ज्यादातर टॉपिक डिस्कस करते हैं गुजरात के बारे में। एट की बात किया जाए तो ये जो आप देख पा रहे हैं इसे कहते हैं हम लोग मध्य प्रदेश, क्या कहेंगे इसे, मध्य प्रदेश। नाइन की बात किया जाए तो ये हमारा क्या है, महाराष्ट्र। ये क्या है बच्चों, महाराष्ट्र है। एट नाइन के बाद ये छोटा सा बात किया जाए तो ये छोटा सा क्या है बच्चों, गोवा है 10 नंबर में। 11 नंबर की बात किया जाए तो ये 11 कर्नाटका है। 12 नंबर की बात किया जाए तो ये केरला है। और 13 नंबर की बात किया जाए तो ये तमिलनाडु है। 14 नंबर की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश है। 15 नंबर की बात की जाए तो ये तेलंगाना है। 16 नंबर की बात की जाए तो ये छत्तीसगढ़ है। 17 नंबर की बात की जाए तो याद रखना ये उड़ीसा है, और उड़ीसा बहुत ही ज्यादा फेमस है स्पिरिचुअल रिचुअल प्लेस के लिए, क्योंकि जगन्नाथपुरी टेम्पल यहीं पे है। पूरा का पूरा क्लास समझ लीजिएगा, बहुत सारे फैक्ट्स बताने वाला हूं, मजा आ जाएगा क्लास में इनरोल होके, आपको मजा आ जाएगा। बहुत सारा फैक्ट्स बताने वाला हूं, वास्तव में पता चलेगा इस क्लास कितना इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल में यहाँ का जो सीएम है उनका नाम है ममता दीदी, जिसका पूरा नाम है ममता बनर्जी। ये आते हैं झारखंड।
आपको पता रहना ये एरिया को हम लोग झारखंड कहते हैं। झारखंड में एक बहुत ज्यादा फेमस क्या है बच्चों, वाटरफॉल है जिसका नाम है हुंड्रू वाटरफॉल। नेक्स्ट आते हैं 18 के बाद, ये था हमारा झारखंड 19 नंबर। अब ये वाला जो एरिया है वो क्या है बच्चों, बिहार है। क्या है, बिहार है। ये 20 क्या है हमारा, बिहार है। और 21 की बात किया जाए तो सिक्किम है। 22 की बात की जाए तो ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। 23 की बात की जाए तो आसाम है। 24 की बात की जाए तो मेघालय। और 25 की बात की जाए तो त्रिपुरा है। 26 की बात की जाए तो क्या है, मिजोरम। और 27 की बात की जाए तो ये इसका नाम है मणिपुर। क्या है बच्चों, मणिपुर। अरे 28, ये मेरा हुआ 28 जिसका नाम है नागालैंड। याद रखना ये वाले स्टेट को हम लोग कहते हैं सेवन सिस्टर। किस नाम से जानते हैं, सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। कौन, तो एक बार रिपीट करना मेरे साथ में, सेवन सिस्टर कौन कौन से स्टेट को इनरोल किया गया है। तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये दीज आर ऑल सेवन सिस्टर। याद रखना ये सारे क्या है बच्चों, सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग आज पढ़ते हैं फैक्ट्स के बारे में। इस क्लास में फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक जो है इससे रिलेटेड। तो चैप्टर का नाम जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस है। बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में आपको बताने वाला हूं, आप बस मेरे साथ बने रहिएगा, पेंसिल और नोटबुक के साथ में, और साथ में इंडियन पॉलिटिकल मैप के साथ में। आते हैं तो सबसे पहले लेपार्ड के बारे में पढ़ते हैं कि लेपार्ड का फैक्ट्स क्या है। तो लेपार्ड बिलोंग टू कैट फैमिली। ये जो है याद रखना कैट फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका स्टेचर जो है ना बच्चों, वो कहीं ना कहीं लायन और टाइगर से क्या होता है, कम होता है, स्मॉल होता है। अब ये पाया जाता है इंडिया के हर जगह पे, ये पाया जाता है इंडिया के हर नेशनल पार्क में। एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन डार्क ब्लैक कलर, और ये पाया जाता है डार्क ब्लैक कलर में भी। नेक्स्ट याद रखना इट इज फाउंड इन लार्ज नंबर इन द फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। ये सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है, तो ये सबसे ज्यादा गुजरात के फॉरेस्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, इट ऑफ्टन कम्स टू ह्यूमन सेटलमेंट एंड पीपल एंड नॉनली कॉल्ड इट चीता। कभी कभी याद रखना लोग इसे चीता के नाम से भी जानते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट फैक्ट आपके बीच में। ये जो है इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में आपको कुछ करना नहीं था, बस जानना है ये पूरा का पूरा क्या है इंडिया का पॉलिटिकल मैप में जो भी नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क का भी वीडियो आपको बहुत जल्द दिखने वाला है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक याद रखना चीता। नेक्स्ट फैक्ट्स के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे, चीता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैं बताता हूं आपको, इट इज टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट इन इंडिया। ये ज्यादातर याद रखना फॉरेस्ट में, इंडिया के फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करता है। एंड टुडे ये फाउंड यानी पाया जाता है, नेचुरली हैबिटेट जो पाया जाता है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है, ये नोटबुक में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पे आता हूं, इन इंडिया की बात किया जाए तो इट इज फाउंड इन कैप्टिव स्टेट ओनली। बच्चों कैप्टिव मीन्स होता है ये एरिया को कैप्चर किया जाता है, उसके अंडर चीता को रखा जाता है। क्योंकि चीता एक थोड़ा सा क्या होता है, बहुत ही शरारती रहता है, किसी को हार्म कर सकता है, इसके वजह से इसे जू में या तो कैप्टिव रीजन में रखा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने बताया कि ये ज्यादातर कहां पाया जाता है, नेचुरली हैबिटेट होता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। बच्चों ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, यहाँ पे तीनों लाइन पास होता है। कौन कौन से लाइन पास होता है, तो उसका नाम याद रख लेना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और साथ में इक्वेटर। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रेड पांडा। नाम तो आपने सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो ये है हमारा बोर्ड में रेड पांडा। ये जो पाया जाता है वो हिमालय के ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। याद रखना ना, ये रेड पांडा जो है ना वो दिन में कभी कभार दिखाई देता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको हमेशा के लिए दिखाई देगा क्योंकि आपके साथ फोटो शेयर कर रहा हूं मैं। तो रेड पांडा इज फाउंड इन द कोल्ड फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय। बच्चों हिमालय के बारे में भी पढ़ा रखा हूं क्लास 9th में, खतरनाक तरीके से बता रखा हूं कि हिमालय को रेंज में डिवाइड कर दिया गया है, हिमाचल, हिमाद्री एंड क्या शिवालिक रेंज में। ये तीनों नाम याद रख लीजिएगा। मैं बोला था कि फैक्ट्स का जो ना भरमार होने वाला है।
सोच नहीं सकते हो उस तरह का फैक्ट्स आपको दिखाने वाला, बस हमारे साथ में आप बने रहिएगा। हिज फूड इज बम्बू स्प्राउट्स, एग्स, स्मॉल बर्ड्स और इंसेक्ट। इसका जो खाना है वो ये जो बम्बू स्प्राउट है ये खाते हैं, साथ में ये एग्स को खाते हैं, साथ में कीड़ों मकोड़ों का और छोटे छोटे पंछियों को भी रेड पांडा क्या करता है, भोजन के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट हम लोग याद रखते हैं, इसके अलावा इंडिया के अलावा जो है याद रखना चाइना, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। मैप वाइज बताने वाला हूं आज, एकदम दिल थाम के बैठिएगा, मैप वाइज आपको बताने वाला हूं। ये रहा आपका एशिया का मैप। किसका मैप है बच्चों? ये एशिया का मैप है। इंडिया के अलावा रेड पांडा कहां पाया जाता है? तो ये रहा चाइना। इसका क्या नाम है? चाइना में। चाइना का कैपिटल कहां पे है? बीजिंग। यहाँ पे एक रिवर बहुत ज्यादा फेमस है, आंगतेसी रिवर। कंपटीशन कर रहे हो तो वहां भी इंपॉर्टेंट होगा, 100% है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर, तो क्या नाम है बच्चों? आंगतेसी। इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर गंगा, कितना किलोमीटर? 2525 किलोमीटर। कहां से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर में। सारा वीडियो बना चुका हूं मैं, आप प्ले लिस्ट में एक बार जाके ओपन करके देख लीजिएगा। चाइना के अलावा रेड पांडा कहां पे पाया जाता है? तो याद रख लेना नेपाल में। कहां पे? नेपाल में। नेपाल का कैपिटल याद रख लेना, नेपाल का काठमांडू होता है कैपिटल। नेपाल के बाद भूटान में पाया जाएगा, और साथ साथ मैंने कहा बताया था आपको, साथ साथ में भूटान के बाद म्यांमार में। म्यांमार जो है बच्चों याद रखना है, म्यांमार का वर्ल्ड नेम जो होता है वो बर्मा होता है, और म्यांमार का जो कैपिटल है वो नेपिताओ। नहीं पिताओ मतलब ने पिताओ। याद करने का बेहतरीन ट्रिक के साथ में आपको बताने वाला हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है वन हॉर्न इंडियन राइनो। वन हॉर्न याद रखना, राइनो जो है वो बहुत ही फेमस है। कहां पे? तो इंडिया की बात किया जाए तो काजीरंगा। यदि आपने क्लास 9 अच्छा से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि काजीरंगा में वन हॉर्न राइनासोरस पाया जाता है। कहां पे है? आसाम में। कहां पे बच्चों? आसाम में। ये ज्यादातर मर्सीलैंड में पाया जाता है। कहां पे? ब्रह्मपुत्रा और सुंदरबन मर्सीलैंड में। जाते हैं हम लोग फैक्ट के साथ में। तो इट इज सीन इन द मर्सी रीजन ऑफ ब्रह्मपुत्रा और सुंदरबन। याद रखना ये दलदल वाले एरिया में पाया जाता है वन हॉर्न, जो कि आप ये तस्वीर फिगर को देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि इट इज हंटेड फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन फ्रॉम इट्स हॉर्न। अब बोल रहा है कि ये जो है ना शिकार किया जाता है, इसका हॉर्न से क्या बनाया जाता है? बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती है, बहुत सारी दवाइयां प्रिपेयर तैयार की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आप समझो, इट इज हार्बीवोरस एनिमल। ये बच्चों एक तरह से हार्बीवोरस क्या है? हार्बीवोरस एनिमल है, और ये ओनली प्लांट खाता है। इसके वजह से इसका क्या नाम पड़ा? हार्बीवोरस। यदि कार्निवोरस रहता तो ओनली क्या खाता है? ये फ्लेश खाता, तो मीट खाता। यदि याद रखना ओमनीवोरस रहता, दे कैन यूज बोथ, दोनों यूज कर सकता है। याद रखना प्लांट भी और साथ साथ में फ्लेश भी। तो आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। पूरा ड्यू टू द अटेम्प्ट ऑफ इट्स प्रोटेक्शन इट नंबर हैज इंक्रीज। इसे सुरक्षित रखने के वजह से इसका नंबर क्या होते जाता है बच्चों? बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट याद रखना कि वन हॉर्न राइनासोर जो इंडिया में पाया जाता है उसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। कहां पे? आसाम में। कहां पे बच्चों? आसाम में। याद रख लेना, आसाम में कौन सा नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा एनिमल पाया जाएगा? तो वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं। ये चीजें याद रखना। आसाम की बात यदि समझ रहे हैं तो याद रखना यहाँ पे एक मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि आपको नोट डाउन करना है। मानस भी यहाँ पे है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट का नाम है गंगा रिवर डॉल्फिन। क्या नाम है? गंगा रिवर डॉल्फिन। बच्चों गंगा रिवर डॉल्फिन जो है एक तरह नेशनल एक्वेटिक एनिमल के नाम से हमारे कंट्री में। नेशनल एक्वेटिक एनिमल किसे कहता है? तो गंगा डॉल्फिन को कहते हैं। तो आते हैं इसके बारे में, हैबिटेट, इसका रहने का जो प्लेस होता है उसके बारे में। तो फाउंड इन द फ्रेश वाटर रिवर ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड चंबल। बच्चों आपको पता रहना चाहिए कि ये जो डॉल्फिन है ना पाया जाता है कहां पे? तो ये पाया जाता है फ्रेश वाटर में, या तो ब्रह्मपुत्र रिवर में, गंगा में, या तो चंबल रिवर में। याद रखना इनका इन्वायरमेंट जो होता है वो प्रीफेयर करता है डीप एंड काम रिवर वाटर में, गहराई वाले पानी में, और साथ में शांत रहना चाहिए वाटर। वहां पे ये सारे को क्या करते हैं, यानी डॉल्फिन प्रीफेयर करता है ये सारे इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रीजन।
बोला लिव्स इन रिवर दैट फ्लोज थ्रू द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। जो भी लोग डॉल्फिन रहते हैं वहां पे रिवर्स में, जहां पे ज्यादा क्या होता है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया रहता है और वाटर वहां फ्लो होती है। अब हम लोग नेक्स्ट याद रखना है आपको कि ये जो होता है किन चीजों से थ्रिट्स होता है, किन चीजों से इनको डर लगता है और किस तरह से इसका जो विलुप्त हो रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो इसका पोल्यूशन फ्रॉम सेवेज एंड इंडस्ट्री वेस्ट वाटर, जो सेवेज रहता है और जो इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर रहता है ना, उसके कारण से क्या होता है, वाटर गंदा हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरह से जो भी सेवेज है, पोल्यूशन क्या हो रहा है, वाटर पूरा पोल्यूट हो जा रहा है। इसके वजह से फ्रेश वाटर जो है वो किसमें चेंज हो जा रहा है बच्चों, बहुत ही डर्टी वाटर में चेंज हो जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, ये सारे जो भी डॉल्फिन है वो डॉल्फिन क्या हो रहा है बच्चों, ये डॉल्फिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये विलुप्त होने की कगार में है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये बोरा की सेडिमेंटेशन ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, यानी डिफोरेस्टेशन का अवशोषण जो होता है उसका सबसे बड़ा मेजर डॉल्फिन के। तीसरी रिवर नेविगेशन हो रहा है कि मछली पालन और साथ में जो भी रिवर का नेविगेशन होता है, रूट को फाइंड आउट करना, वो भी एक कारण होता है डॉल्फिन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि इसका जो होता है अपीयरेंस, ये कब कब दिखाई देता है। तो बच्चों ये याद रख लेना, ये जो दिखाई देता है वो आपको समझना है कि ये क्या करता है, ब्रीथिंग लेने के लिए, सांस लेने के लिए ये कभी कभी क्या करेगा, तो आएगा कभी कभी कब पानी के बाहर आएगा ब्रीथिंग करने के लिए, और एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। और ये साउंड जो प्रोड्यूस करेगा ना, वो आपको याद रखना है सुसु साउंड आएगा। कैसा है साउंड आएगा, सुसु। अब इसका सुसु साउंड आएगा तो समझ जाना ये क्या है, डॉल्फिन। लेकिन ये डॉल्फिन नहीं, अदर स्पेसीज है। लेकिन आपको समझना है कि डॉल्फिन ब्रीथिंग यानी सांस लेने के लिए ऊपर आएगा और वहां साउंड प्रोड्यूस करेगा सुसु साउंड का, तो समझ जाना वो क्या है, डॉल्फिन। क्या है बच्चों, डॉल्फिन। तो आप डॉल्फिन को अदर नामों से भी जाना जाता है। उस अदर नाम का नाम क्या है बच्चों, सॉन्स, सुसु और स्विस के नाम से जाना जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है अल्सो फाउंड इन रिवर नेपाल और बांग्लादेश। ये डॉल्फिन जो है गंगा डॉल्फिन, वो कहाँ पाया जाता है, तो बोल रहे नेपाल में और बांग्लादेश में पाया जाता है। और साथ साथ में इंडेंजर रहता है। किसके कारण इंडेंजर रहता है, इन्वायरमेंटल थ्रेट्स के कारण ये इंडेंजर रहता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट द टॉपिक में, मैप। मैंने बताया कि ये कहाँ पे पाया जाता है, तो याद रख लेना ये ज्यादातर गंगा ब्रह्मपुत्र। तो गंगा यहाँ से क्या होती है बच्चों, ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड होते हुए, कहाँ पे आती है, बिहार पटना होते हुए, याद रख लेना यहाँ पे क्या हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। और इधर से याद रखना है आपको कि इधर से क्या होता है, तिब्बत मानसरोवर लेक से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होती है बच्चों, ब्रह्मपुत्र ऐसे आते हुए जाके क्या हो जाती है, दोनों यहाँ पे मर्ज हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता रखा है। ये इसके अलावा गंगा डॉल्फिन जो है वो आपको याद रखना है नेपाल में पाया जाता है, और साथ साथ में बांग्लादेश में गंगा डॉल्फिन पाया जाता है। तो मैप में इन चीजों के बारे में राइट डाउन करते हुए चलना है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, ये चैप्टर जब स्टार्ट होने वाला है, जो चैप्टर का इंतजार कर रहे थे आप, वो चैप्टर खत्म, अब स्टार्ट होने वाला है। तो आते हैं हम लोग टू द टॉपिक। द एग्जिस्टेंस, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट ऑफ मैन इज डिपेंडेड ऑन रिसोर्सेज। पूरा जो इंसान का प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, और साथ साथ में एग्जिस्टेंस जो है, वो याद रखना निर्भर पड़ता है किसके ऊपर, तो निर्भर पड़ता है रिसोर्सेज के ऊपर। तो वी हैव बीन फुलफिलिंग आवर नीड्स बाय गेटिंग देम फ्रॉम नेचर सिंसियरली टाइम्स में। पूरा क्या, हम लोग इसे फुलफिल करते हैं रिसोर्सेज के थ्रू। जो भी चीजें जरूरत होता है उसे हम फुलफिल करते हैं, किससे, रिसोर्सेज से फुलफिल करते हैं। पहले के समय हम लोग करते थे। एंड वेयर द फॉरेस्ट आर कंसीडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, माना जाता है कि फॉरेस्ट एक महत्वपूर्ण क्या है बच्चों, याद रखना महत्वपूर्ण क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, माना जाता है ऐसा। या जनरल मीनिंग जो फॉरेस्ट का होता है, तो फॉरेस्ट इज अकुमुलेशन ऑफ ट्री, बहुत सारे ट्री को अकुमुलेट करना, स्क्रब मतलब झाड़ियां, और साथ में हिप ऑफ ग्राफ्स। सो इन नेचुरली वेजिटेशन ओनली दैट वेजिटेशन इज इंक्लूड विच कैन बी रेज नेचुरली विदाउट द हेल्प ऑफ मैन। बोला कि वैसे वेजिटेशन, वेजिटेबल मीन्स जो भी प्लांट हो गया, फ्लावर्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, नए नए तरह के स्क्रब्स हो गए, वो नेचुरली क्या होंगे, रेज होंगे, बढ़ेंगे बिना कोई इंसान के सहायता
के तो याद रखना उसे कहते हैं वर्जिन, क्या कहते हैं बच्चों, वर्जिन, याद रखना वेजिटेशन, क्या कहेंगे इसे, दिस इज कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन। सो नाउ सच वेजिटेशन इन इंडिया इज अवेलेबल ओनली इन हिमालय, सुंदरबन एंड रिमोट एरियाज ऑफ थार डेजर्ट। हो रहा है क्या, इस प्रकार का जो वर्जिन वेजिटेशन है वो ओनली पाया जाता है इंडिया में, हिमालय रीजन में, सुंदरबन में और रिमोट एरियाज ऑफ थार डेजर्ट। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो सबसे पहली बात किया जाए क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट आपको याद रखना 3 टाइप्स के होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड। बच्चों ये रिजर्व फॉरेस्ट में याद रख लेना कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, इनका कंट्रोल रहेगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आपको मैं पढ़ाऊंगा और साथ में अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट फॉरेस्ट का नाम रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में। इस फॉरेस्ट डायरेक्टली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, इस फॉरेस्ट में याद रखना डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रहेगा किसका, कंट्रोल रहेगा किसका, गवर्नमेंट का। और रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्टिविटीज, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, पाबंदियां लगाई गई है, ये सारे लंबरिंग से कटाई, ऐसा नहीं कि काट के घर पे लेके जा रहे हो, रेस्ट्रिक्शन लगाया, पाबंदियां लगाई गई है। आप लकड़ियों को कलेक्शन नहीं कर सकते हो। पास्चरिंग मतलब होता है कि एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए अलाउ नहीं कर सकते हो। इस तरह का रिजर्व फॉरेस्ट में इस सारे को रेस्ट्रिक्शन लगा गया है, या तो नहीं समझ में आ रहा है रेस्ट्रिक्शन तो बैन लगा दिया गया है, आप यहाँ पे अलाउ नहीं है। देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे पास्चरिंग कर रहा है, ये जो भी हॉर्स है ये क्या कर रहा है बच्चों, पास्चरिंग, तो इस तरह का एक्टिविटीज रिजर्व फॉरेस्ट में अलाउ नहीं करता, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा दे रहा हूँ, क्या क्रॉस। तो इन चीजों को समझना है आपको। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, इसका नाम क्या है बच्चों, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। क्या नाम है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मैनेज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। इस फॉरेस्ट में मैनेज किसके द्वारा किया जाएगा बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मैनेज किया जाएगा। लोकल पीपल आर अलाउड टू कलेक्ट वुड, ग्रेज एनिमल बट विदाउट हार्मिंग द ट्री। लोकल पीपल्स, जो भी लोकल लोग रहेंगे, चाहे ट्राइबल्स आदिवासी रहेंगे, चाहे लोकल लोग रहेंगे, उसे अलाउ है कलेक्शन ऑफ वुड्स को, यानी लकड़ियों को कलेक्ट कर सकता है, लेकिन बिना कोई भी प्लांट को हार्मफुल पहुंचाए। ऐसा नहीं कि हार्मफुल पहुंचा के भी वो लकड़ियों को कलेक्ट कर रहा है, ऐसा यहाँ पे अलाउ नहीं रहता। कहाँ पे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट क्या होता है, बोला कि नॉट एट क्लासिफाइड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा अभी भी इसे क्लासिफाइड नहीं किया गया है। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्री फेलिंग, कटाई पे कोई भी पाबंदियां नहीं लगाई गई है, एनिमल ग्रेजिंग के लिए भी नहीं लगाई गई है, जितना चाहो उतना ज्यादा लकड़ी घर पे लेके जाओ, यहाँ पे अलाउ है, इसलिए तो इसका नाम रखा गया है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। आते हम लोग टू द नेक्स्ट टॉपिक के। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि फॉरेस्ट को क्या किया गया है बच्चों, फॉरेस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड कर दिया गया है, ओनरशिप के अकॉर्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला जो है हमारा फॉरेस्ट का टाइप जो है वो स्टेट फॉरेस्ट है। अब कंट्रोल बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जो याद रख लेना, जो स्टेट फॉरेस्ट है इसमें किसका कंट्रोल रहेगा, तो इसमें ओनली कंट्रोल रहेगा किसका, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। मेजॉरिटी ऑफ इंडिया फॉरेस्ट फॉल अंडर दिस कैटेगरी, ज्यादातर जो जंगल है वो इस कैटेगरी में क्या करता है बच्चों, फॉल होता है। इन चीजों के बारे में याद रख लेना, मतलब मैक्सिमम फॉरेस्ट क्या है, स्टेट फॉरेस्ट इनरोल होता है। कम्युनिटी फॉरेस्ट तो इसे कहते हैं कम्युनल फॉरेस्ट। तो मैनेज बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मैंने बता रखा है कि याद रख लेना गवर्नमेंट का क्या होता है बच्चों, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। 3 टाइप ऑफ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होता है। फर्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड को हम लोग कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड को कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसमें जो होगा कम्युनिटी फॉरेस्ट में वो मैनेज बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लाइक क्या, ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये सारे लोग मिलके क्या करेंगे, इस फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, यानी नेक्स्ट फॉरेस्ट का नाम है प्राइवेट फॉरेस्ट। क्या नाम है, याद रखना, प्राइवेट फॉरेस्ट ओन बाय द फैमिली, या तो कह सकते हैं इंडिविजुअल।
या तो फैमिली मेंबर मिलके चलाएंगे या तो अकेला, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत रूप से। फाउंड मोस्टली इन उड़ीसा। और ये जो प्राइवेट फॉरेस्ट है वो ज्यादातर पाया जाता है उड़ीसा में, मेघालय में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में। ये सारे स्टेट में क्या पाया जाता है बच्चों? प्राइवेट फॉरेस्ट। नेक्स्ट समझना कि सम प्राइवेट फॉरेस्ट आर पुअरली मैनेज। इसे बहुत ही इजीली से मैनेज किया जाता है, बहुत ही पुअरली मैनेज किया जाता है। और ये ज्यादातर फॉरेस्ट जो होता है वो बैरन होता है। बैरन मतलब क्या होता है? विच कैन नॉट ग्रो एनीथिंग, मतलब वहां से कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते हो, यानी बंजर है वो एरिया, तो बंजर में कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते हो। तो एक तरह से क्या होगा? प्राइवेट फॉरेस्ट का पार्ट है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट जो है मैप स्किल के बारे में समझ। मैंने बताया कि प्राइवेट जो होता है फॉरेस्ट वो कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना मेघालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा। तो ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उड़ीसा है बच्चों। उड़ीसा के बाद ये याद रखना मेघालय है, और मेघालय के बाद एक और मैंने क्या बताया, आपको मैंने एक बताया पंजाब। ये आपका रहा क्या? क्या कहेंगे? पंजाब। यहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट पाया जाएगा? तो याद रख लेना आप, कौन सा फॉरेस्ट पाया जाएगा? प्राइवेट फॉरेस्ट। कौन सा? प्राइवेट फॉरेस्ट। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिफोरेस्टेशन क्या होता है बच्चों। डिफोरेस्टेशन मीन्स होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्री, प्लांट, मतलब ट्री को, प्लांट को बर्बाद करना ही क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन। क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन। डिफिनेशन में भी यही लिखा हुआ, डिफोरेस्टेशन रेफर टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ये क्या ग्लोबल इशू है? इट इज ए ग्लोबल इशू, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये समझना आपको कि ये ओनली चिंता का विषय इंडिया के लिए नहीं, पूरे कंट्री के लिए है, पूरे वर्ल्ड के लिए है। डिफोरेस्टेशन को रोका जाना चाहिए। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो सबसे बड़ा रीजन है, याद रख लेना, डिफोरेस्टेशन कैन बी सीन एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्या? ह्यूमन एक्टिविटी। जिस तरह से आगे बढ़ रहा है ये सबसे बड़ा रीजन है डिफोरेस्टेशन का। हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है, सोसाइटी क्रिएट बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, बिल्डिंग बनाया जा रहा है, साथ साथ में स्कूल बनाया जा रहा है। हर एक चीजों को बनाने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए याद रखना डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट होता है। इसके वजह से क्या हो रहा है बच्चों? बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल अलग अलग अर्बनाइजेशन एरियाज में शिफ्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेचुरल और ह्यूमन इंपैक्ट के कारण भी क्या होता है? वाइल्ड लाइफ जो भी डिफोरेस्टेशन होता है वो नेचुरल और ह्यूमन इंपैक्ट के भी कारण होता है। क्यों? नेचुरली फ्लड आने से भी क्या हो सकता है? ट्री प्लांटेशन डिस्ट्रक्शन हो सकता है, डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बाद हो सकता है, और साथ साथ में ह्यूमन एक्टिविटी से भी क्या हो सकता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हो सकता है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिफोरेस्टेशन होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका क्या प्रभाव है? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सॉइल इरोजन क्या होगा बच्चों? बढ़ जाएगा। लॉस ऑफ हैबिटेट, जो लोग जंगल में रहते हैं उसका पूरा का पूरा घर क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के कारण। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाएगा। जो भी सारे खतरनाक एनिमल है, कार्निवोरस एनिमल है, अटैक कर देगा डोमेस्टिक एनिमल के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिक्लाइन इन फॉरेस्ट एरिया, और धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के कारण ये जो फॉरेस्ट एरिया होगा वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट है डिफोरेस्टेशन का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट है, आज देखना मैंने बताया इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो डिफोरेस्टेशन लीड टू राइजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। किसके कारण? डिफोरेस्टेशन के कारण। अब रहा क्या? इंटेंसिफाइंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो भी सनलाइट पड़ती है बच्चों ग्रीन रेस से, उसका लेयर धीरे धीरे खत्म होता जाता है और प्रॉपरली वाइज से कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ा रीजन है। क्या करना बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना किस कारण से? तो याद रखना डिफोरेस्टेशन टू क्या? इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल वन प्लेस टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे देखो वीडियो में मैं दिखाना चाह रहा हूं कि इसमें जो हो रहा है वो याद रख लेना आप, इसमें बहुत ज्यादा बारिश होगा। अब बारिश होगा तो प्लांट है ही नहीं, तो प्लांट का क्या काम है?
प्लांट का काम है जो मिट्टी जा रहा है ना पानी के साथ में, उसे होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना अपने साथ में। अब पकड़ के रखेगा तो फर्टिलिटी पावर बढ़ेगा, अब फर्टिलिटी पावर बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर करना बहुत ही फार्मर के लिए पॉसिबल होगा। और जो कि आप देख पा रहे हैं सारा मिट्टी क्या हो रहा है, जाके डिपॉजिट हो जा रहा है बैंक ऑफ रिवर में। अब यहाँ पे डेल्टा बनेगा और यहाँ पे जो सोइल डिपॉजिट होगा वो कौन सा सोइल होगा, एलुवियल सोइल। तो एलुवियल सोइल सबसे ज्यादा कहाँ पे फॉर्म होता है बच्चों, डेल्टा रीजन में। अब हो रहा है क्या, सोइल रीजन। इसमें समझना है आपको, क्या समझ, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर काउजेस सोइल इरोजन एंड रिड्यूसिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को भी कम करेगा और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर के ऊपर। इसीलिए प्लांटेशन लगाना बहुत जरूरी है। यदि प्लांट को क्या कर रहे हो, डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, तो ये सारे चीज आपको देखने को मिलेगा सॉइल इरोजन के कारण। याद रखना, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट और क्या काउजेस सॉइल इरोजन, रिड्यूसिंग सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगा, नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर के ऊपर। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, लॉस ऑफ हैबिटेट। जो भी हो रहा है कि मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लॉस देयर हैबिटेट, वो अपना घर को खो देगा। ये सारे लोग यदि प्लांट ही नहीं रहेंगे तो ये कहाँ पे रहेगा, एनिमल्स कहाँ पे रहेंगे ये सारे, तो ये अपना ये हैबिटेट क्या कर देगा बच्चों, खो देगा। फोर्सिंग विल्ड एनिमल टू मूव क्लोज टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। फूड और वाटर के लिए याद रखना फोर्सफुली लोगों ने क्या करेगा, मूव करेगा। कहाँ पे मूव करेगा, अर्बन एरिया में क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है वो क्या है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट, तो मोर इंस्टेंस ऑफ कार्निवोरस एनिमल। जो कार्निवोरस एनिमल होगा, कार्निवोरस मतलब जो मांस खाने वाला एनिमल होगा, वो अटैक कर देगा, आक्रमण कर देगा घरेलू एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल को, घर में रहने वाले एनिमल्स को खतरनाक रूप से, स्पेशली इन एरिया नियर फॉरेस्ट। जो खास तौर पे फॉरेस्ट के नियर में रहता है वो सारे एरिया में अटैक कर देगा, उससे क्या कर देगा, जान से मार देगा। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे आपको क्या करना है बच्चों, रिपोर्ट करना है। डिक्लाइन इन फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया कम होते जा रहा है क्योंकि आप देख पा रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया, so deforestation has significantly reduced the forest cover। आज रखने ना, डिफोरेस्टेशन जो एक महत्वपूर्ण है, ये क्या कर रहा है, फॉरेस्ट एरिया को, रीजन को कम कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रिमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन यानी जंगलों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसका कुछ उपचार है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे फाइंड अल्टरनेटिव टू वुड्स। वुड्स का अल्टरनेटिव यूजेज हम लोग को फाइंड करना है। सेकेंड में अफॉरेस्टेशन बाय इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के द्वारा प्लांट लगाना। थर्ड में कंट्रोल इको टूरिज्म, जो भी सारे लोग क्या करते हैं बच्चों, टूरिस्ट के लिए आते हैं, उसे कंट्रोल करके रखना है। जो भी सारे गार्बेज इधर उधर स्प्रेड आउट रहता है उसे कलेक्ट करके क्या करना है, बर्निंग करना है। सेकेंड में पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को भी बताना है, 4-5 जो भी लोकल पीपल उसे बैठा के समझाओ कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। यदि कहीं भी गार्बेज है, लिटर है, फेंका हुआ है, जहां तहां फेंका हुआ है, तो उसे क्या करना है बच्चों, कलेक्ट करके बर्निंग कर देना है, अस में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट में एजुकेशन इंटीग्रेशन, आज रखना एजुकेशन, कॉलेज स्कूल में भी सिलेबस बना दो, कैरिकुलम बना दो और वहां पे हर टीचर को पढ़ाना ही पड़ेगा इसके बारे में। ऐसा क्या करो, रूल रेगुलेशन लाओ ताकि क्या हो, डिफोरेस्टेशन से कम बच्चा तो जाए। डिफोरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा और ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा तो आज रख लेना ग्लेशियर मेल्टन होना चालू हो जाएगा। एक बार ग्लेशियर पिघल गया तो सारा का सारा कंट्री क्या हो जाएगा, अंडर द वाटर चला जाएगा, वाटर के अंदर समा जाएगा। इसलिए बोलता हूं कि क्या करो, प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा लगाओ। मेरा भी ऑफिस में प्लांट लगा हुआ है जो कि आपको कैमरे में नहीं जा रहा है, लेकिन एक दिन हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आइए। ऑफलाइन सेंटर हमारा जो है टोकरखाड़ा मिनी बस स्टैंड है सिलवासा में, एक बार आइए विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको देखेगा हर जगह पे प्लांट लगाया गया है हमारे सर के द्वारा। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे।
पूरा डेवलप सोशल एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, पूरा सोशल एंड एग्रो फॉरेस्ट्री को क्या करो, डेवलप करो। नेक्स्ट पॉइंट, यूज अल्टरनेटिव टू फायरवुड, फायरवुड के जगह पे सोलर एनर्जी यूज करो। जो भी सोलर पैनल है उसे यूज करेंगे हम लोग, सोलर एनर्जी का यूज करेंगे। इन यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज एस्पिरेंटली, वाइजली क्या करो, बहुत चतुराई से फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज करो। एंड क्लीन अप आफ्टर फिलिंग, क्या पिलग्रिम्स, जो भी तीर्थ यात्री पूजा करने वाले लोग हैं, जो घूमने जाते हैं टूरिस्ट वगैरह, जो भी सारे गार्बेज रहते हैं उसे क्या करो, क्लीन अप करो। और डिजाइनेटेड पास्चर एरिया, स्पेशल बता दो कि इस एरिया में एनिमल ग्रेजिंग कर सकते हैं। एक डिजाइन बना दो कि इस फॉरेस्ट के इस वाले एरिया में एनिमल ग्रेजिंग कर सकते हैं, डोमेस्टिक एनिमल। इस तरह से डिजाइन करो ताकि क्या हो, डिफोरेस्टेशन क्या हो जाए, डिफोरेस्टेशन कंप्लीटली रूप से रुक जाए और फॉरेस्ट को कंजर्व रख सके। तो ये सारे रिमेडीज था जो आप लोगों के बीच में मैंने शेयर किया। एक एक पॉइंट को विस्तार रूप से, एक्सपेंड रूप से समझते हैं हम लोग। तो फर्स्ट मैंने बताया फाइंड अल्टरनेटिव टू वुड, तो मैं इसमें बताया कि रिसर्च एंड यूज अल्टरनेटिव टू रिड्यूस, जो आप लकड़ियां उसे रिसर्च करो और उसका यूजेज को कम करना, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ में इसके कारण से प्रोटेक्ट करो किसे, फॉरेस्ट को। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं बोला कि रीप्लांट ट्री वेयर नीड, जहां पे जरूरत है वहां पे रीप्लांट लगाओ, दोबारा पौधा लगाओ, जहां जरूरत है वहां दोबारा पौधा लगाओ। अवॉइड कटिंग इमेच्योर ट्री, जो इमेच्योर ट्री मैच्योर ही नहीं है उसे अवॉइड करो, कटिंग से क्या करो, नजरअंदाज करो, क्योंकि मैच्योर ही नहीं तो क्यों काटेगा भाई, यदि मैच्योर ही नहीं है तो क्यों काटेगा। इमेच्योर छोटे छोटे प्लांट को काटोगे तो और ज्यादा नुकसान है। एरिया भी क्या होगा वहां पे, हम लोगों का एरिया भी क्या होगा वहां पे, वेस्टफुल चला जाएगा, वेस्ट में चला जाएगा। तो इन चीजों को समझना है आपको। रेमेडीज है फॉरेस्ट कंजर्वेशन का, एकदम अच्छे से लिखते हुए चलना। जहां नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आपके लिए वीडियो फिर से दोबारा बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, पूरा एफोरेस्टेशन बाय इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं उसे क्या करना चाहिए, प्लांट लगाना चाहिए। देखो यहाँ पे रिक्वायर इंडस्ट्री दैट यूजेस फॉरेस्ट रिसोर्स टू पार्टिसिपेट इन अफॉरेस्टेशन टू इंश्योर फ्यूचर सप्लाई। तो इसे क्या करना चाहिए बच्चों, पार्टिसिपेट मन से भाग लेना अफॉरेस्टेशन के लिए, प्लांट लगाने के लिए वो सारे पार्टिसिपेट में भाग लेना चाहिए, ताकि हमारा फ्यूचर क्या हो सके, फ्यूचर सप्लाई बहुत अच्छे चारू रूप से चल सके। कंट्रोल इको टूरिज्म, हो रहा कि मैनेज इको टूरिज्म केयरफुली टू अवॉइड डैमेजिंग, जो डैमेजिंग फॉरेस्ट कवर है बोल रहा है क्या, मैनेज इको टूरिज्म केयरफुली, सावधानी पूर्वक करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए डैमेजिंग फॉरेस्ट कवर को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को बैठा के समझाओ फॉरेस्ट का यूज कहाँ पे करना है, क्या चीज नेसेसरी है, प्लान बताओ, प्रोटेस्ट करो, बताओ सभी को, तभी जाके क्या हो सकता है, फॉरेस्ट कंजर्व हो सकता है। तो वही बोल रहा कि ऑर्गेनाइज प्रोग्राम, क्या करो बच्चों, प्रोग्राम बनाओ और एजुकेट लोकल पीपल को एजुकेट करो, शिक्षित करो, किसके बारे में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, अब एजुकेशनल इंटीग्रेशन, बताया कि जो भी इंक्लूड फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन स्कूल कॉलेज कैरिकुलम टू रेज अवेयरनेस, याद रखना है स्कूल वाले सिलेबस में इस टॉपिक को इनरोल करो, इंक्लूड करो, ताकि क्या हो, अवेयरनेस बढ़े। रेज अवेयरनेस मतलब अवेयरनेस क्या होगा, हमारा बढ़ेगा इन चीजों के बारे में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं डेवलप सोशल एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, हमें डेवलप करना है क्या, सोशल और एग्रो फॉरेस्ट्री, प्रमोट सोशल एंड एग्रो फॉरेस्ट्री टू प्रोवाइड फॉडर एंड फायरवुड सस्टेन। अब बोला कि प्रमोट करना है सोशल और एग्रो को, ताकि फॉडर और फायरवुड को स्प्रेगली क्या हो सके, प्रोवाइड कर सके। और साथ में यूज अल्टरनेटिव टू फायरवुड, बोला कि इम्प्लीमेंटेड अल्टरनेटिव, आपको क्या करना है बच्चों, अल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट लागू करना है। सोलर एनर्जी, जहां पे वुड यूज कर रहे हैं वहां पे सोलर एनर्जी यूज करो, नेचुरल गैस यूज करो, और साथ में रिड्यूस रिलायंस ऑन फायरवुड को क्या करो, कमी करो। यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेस स्प्रिंगलिंग में क्या होता है, शोषण। मैनेज फॉरेस्ट रिसोर्सेज वाइजली, मतलब जो भी फॉरेस्ट रिसोर्स है उसे वाइजली यूज किया करो,
एंड रिमूव इन्फेस्टेड ट्री, और जो भी सारे इन्फेस्टेड ट्री है उसे रिमूव करो। और एस्टेब्लिश क्या बच्चों, नेशनल फॉरेस्ट फोर्स टू फाइट फॉरेस्ट फायर। आपको क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है नेशनल टू फाइट फॉरेस्ट फायर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लीन अप आफ्टर पिलग्रिम। जो भी पूजा करने वाले लोग हैं, पिलग्रिम यात्री होते हैं। अब बोल रहा है क्या, इंश्योर लिटर, लिटर मतलब जो कचरा रहता है कूड़े मैदान में, जो भी कचरा, पूरा इंश्योर लिटर इज, से क्या करना है बच्चों, क्लियर करना है फ्रॉम रिलीजियस साइड से। कहां से, रिलीजियस साइड से, इन फॉरेस्ट टू प्रिवेंट क्या, पोल्यूशन, पोल्यूशन बचने के लिए सारे कूड़े कूदान में कचड़े वगैरह हैं उसे इम्प्रूव करना है हमें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिजाइनेटेड पास्चर एरिया। क्या करना है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मेन फॉरेस्ट है, ये मेन फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट में बता दो कि यहाँ पे क्या है, ओनली डोमेस्टिक एनिमल पास्चरिंग कर सकते हैं, ग्रेजिंग कर सकते हैं, यहाँ पे ओनली घास खा सकते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल। तो बोला सेट असाइड स्पेसिफिक एरिया फॉर एनिमल ग्रेजिंग टू अवॉइड क्या, ओवर यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड को याद रख लेना, ओवर यूज अवॉइड करने। अब डिजाइन कर पास्चर। अब हम लोग वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, बहुत सारे एनिमल, वैरायटी ऑफ एनिमल फाउंड इन आवर कंट्री। तो याद रखना बहुत सारे एनिमल कहाँ पे पाया जाता है, हमारे इंडिया में, इसीलिए बोल सकते हैं क्या, वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। टॉपिक का क्या नाम है, वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में, तो आप जानते ही हैं, नॉर्दर्न प्लेन है, साथ साथ में क्या है बच्चों, हिमालय माउंटेन है, नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, डेजर्ट है, कोस्टल है, पेनिनसुला एरिया है, और जहां तक इंडियन डेजर्ट है और आइलैंड है। तो बोल रहा है कि इंडिया इज वेरिड क्लाइमेट लैंडस्केप सपोर्ट या वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल और वेजिटेशन। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं स्पेसीज काउंट। यदि स्पेसीज काउंट किया जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो 1.5 मिलियन है, और यदि इंडियन सिस्टम की बात की जाए तो टोटल 15 लाख स्पेसीज है पूरे दुनिया में। उसमें से जो इंडिया में है वो 81,251 स्पेसीज पाया जाता है इंडिया में। तो ये रैंक आपको पढ़ना है, रैंक जो है बायोडाइवर्सिटी में बताया जाए, रैंक की बात पूरे दुनिया में, तो 12th रैंक पे हमारा इंडिया लाइज करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डाइवर्स एनिमल ओरिजिन। अलग अलग एनिमल का अलग अलग जो है ओरिजिन है। इंडिया होस्ट एनिमल फ्रॉम एशिया में, याद रखना पूरे एशिया में इंडिया होस्ट करता है एनिमल के मैटर में। यूरोप, अफ्रीका इंक्लूडिंग द अफ्रीकन जराफ, यूरोपियन वॉल्फ, वेरियस साउथ ईस्ट आसियन क्या, एशियन क्या स्पेसीज। अब हम लोग नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं नोटेबल वाइल्ड लाइफ। कुछ नोटेबल है, इंक्लूड द ब्लैक बियर हो गया, वन हॉर्न राइना हो गया, डिफरेंट डियर स्पेसीज, स्नेक्स हो गया, पीकॉक और बस्टर्ड हो गया, हवाक हो गया, किंग फिशर एंड फ्लैमिंगो, ये सारे नोटेबल वाइल्ड लाइफ है। अब डिस्टिंक्ट स्पेसीज जो है उसके बारे में, द स्नो लिपर्ड जो है, रेड पांडा आर यूनिक द हिमालय रीजन। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइगर एंड लायन। बोला कि इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर बोथ टाइगर लायन लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। पूरा एकमात्र ऐसा इंडिया कंट्री है जहां पे नेचुरली हैबिटेट है टाइगर एंड लायन का। तो इन चीजों के बारे में आप लिखते हुए चलो और लिखते हुए चलो। माइग्रेटरी बर्ड्स भी क्या होता है बच्चों, इंडिया में आते हैं, यानी दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि एक का नाम है केवलादेव नेशनल पार्क और सेकंड का नाम है नाल सरोवर। नाल सरोवर जो है गुजरात में है बच्चों, केवलादेव राजस्थान में। यहाँ बहुत सारे बर्ड्स आते हैं अलग अलग कंट्री से, सऊदी अरेबिया हो गया और बहुत सारे कंट्री से आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी टर्टल। सी टर्टल आपको पता रहना चाहिए कि ले एक्स एलोंग ओडिशा सैंडी कोस्टल में सबसे ज्यादा सी टर्टल देखा। सदर्न रेन फॉरेस्ट की बात किया जाए तो हम टू द इंडियन पाइथन, वेरियस स्नेक एंड द कोबरा भी सारी चीजों के बारे में वैराइटीज ऑफ एनिमल। अब हम लोग पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन के बारे में। वाइल्ड लाइफ और एक्सटिंक्शन, पूरा टाइगर वंस वाइड स्पीशीज इन इंडिया, सो टाइगर आर नाउ एग्जिस्टिंग कहाँ पे, गुजरात फॉरेस्ट। ये एग्जिस्ट करता है कहाँ पे, गुजरात फॉरेस्ट में। चीता आल्सो बिकमिंग एग्जिस्ट इन इंडियन फॉरेस्ट में। तो याद रख लेना कि ये जो एग्जिस्टिंग करता है
चीता वो इंडियन फॉरेस्ट में। बर्ड्स स्पेसीज, सेवरल बर्ड्स स्पेसीज लाइक वल्चर, पिंक थ्रोट, डक्स और क्रैंस, साथ में ऑल्स आर नियर एग्जिस्टिंग। एंड बोरा चिलोट्रो जो है बर्ड्स है वंस कॉमन अरुणाचल प्रदेश में देखा जाता है रेयरली केस में। फ्रेश वाटर एलिगेटर एंड गंगा रिवर डॉल्फिन फेसिंग सर्वाइवल थ्रेट। और बोरा इसे जीने के लिए बहुत ज़्यादा डरावना देखने को मिला है। फ्रेश वाटर एलिगेटर मगरमच्छ वगैरह जो रहता है गंगा, और सी टर्टल नंबर ऑफ डिक्रीजिंग अलोंग उड़ीसा एंड गुजरात कोस्ट। लगातार क्या हो रहा है, सी टर्टल कम होते जा रहा है। ये सारी चीजों के बारे में। वाटरफॉल बोरा नियरली एक्सटेंड गुजरात, नर्मदा, तापी और महानदी और साबरमती। अर्जेंसी के बारे में बात किया जाए तब हम लोग पढ़ते हैं कि जो भी सारे है डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो हो रहा है, वाइल्ड लाइफ का आदि हो रहा है, सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है डिस्ट्रक्शन। फॉरेस्ट को बर्बादी करो कहाँ पे रहेगा, तो ये सबसे बड़ा रीजन है। सेकेंड, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा क्या करना, फॉरेस्ट का यूज करना। और सेकेंड थर्ड के बाद इंक्रोचमेंट ऑन फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड पर अतिक्रमण कर देना। साथ में फॉरेस्ट फायर, जंगलों को जला देना, ये सबसे बड़ा रीजन वाइल्ड लाइफ। हंटिंग फॉर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के लिए शिकार करना वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स लोगों को। कॉन्फ्लिक्ट विथ ह्यूमन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना, झगड़ा होना। हंटिंग फॉर मेडिसिनल एंड परफ्यूम, और शिकार करना एनिमल्स को इसके लिए तो आज रख लेना और के लिए परफ्यूम के लिए। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ में फर्स्ट का नाम है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। बोला क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट में ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफोरेस्टेशन लीड टू द लॉस ऑफ है नेचुरल एक्टिविटी। सबसे बड़ा याद रख लेना डिफोरेस्टेशन लीड्स टू लॉस ऑफ नेचुरल काउजिंग डिक्लाइन इन द। अब इसके कारण क्या हो रहा है, जो वाइल्ड एनिमल है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है एंड डिस्टर्बिंग द नेचुरल बैलेंस। और नेचुरल बैलेंस को क्या कर रहा है बच्चों, सब कर रहा है। अब नेक्स्ट, हंटिंग फॉर रिसोर्सेज, बहुत सारे एनिमल को क्या किया जाता है, रिसोर्सेज के लिए शिकार किया जाता है। एनिमल आर हंटेड फॉर हेयर, एनिमल को क्या किया, हंटेड किया जाता है किसके लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए, बोन्स के लिए, हॉर्न्स के लिए, नेल्स के लिए। ये क्या बच्चों कंट्रीब्यूट, और इसका नुकसान क्या होता है इन। तो ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट, हेंस ग्रीड फॉर रिसोर्सेज के लिए सच एज क्या बनाते हैं, रोड बनाते हैं, माइनिंग, बिल्डिंग, सिटीज, मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है वाइल्ड लाइफ को क्या करना, डिस्प्लेसमेंट होना। ये सबसे बड़ा क्या है, कारण है। इंक्रोचमेंट ऑन क्या, फॉरेस्ट लैंड, बोला फॉरेस्ट लैंड आर इन्वेडेड फॉर ग्रास, बोला कि ग्रास को आज रख लेना। इन्वेडेड मतलब होता है कब्जा कर ले रहा है। फॉरेस्ट लैंड आर इन्वेडेड फॉर ग्रास के लिए, फ्यूल के लिए, और साथ में क्या, ग्रेजिंग पर्पस के लिए। सो फर्दर रिड्यूसिंग लाइफ स्पेस ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल, और जो लिविंग वाइल्ड लाइफ है उसका स्पेस कम होते जा रहा है। ये सबसे बड़ा रीजन था डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसी में फॉरेस्ट फायर, अब जंगलों को जलाओगे तो एनिमल कहाँ पे रहेगा, जाहिर सी बात है उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो फॉरेस्ट फायर भी एक सबसे बड़ा रीजन है डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए। तो फॉरेस्ट फायर स्पेशली ड्यूरिंग क्या, क्रिटिकल टाइम्स लाइक बर्ड नेस्टलिंग, एग हैचिंग, बोला क्या, खास तौर पे जब उसका बर्ड नेस्ट घोंसला होता है और उसका एग हैचिंग मतलब क्या करेगा, एग दे रही होगी, हैव या डिवेस्टिंग इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। ये बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, गंभीर रूप से प्रभाव देखने को मिलता है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, कॉन्फ्लिक्ट विथ ह्यूमन के साथ। अब हो रहा है कि एज एनिमल लॉसेस देयर हैबिटेट, जानवर है पेट खो दे रहे हैं, दे कम इन कॉन्फ्लिक्ट, और वो कहाँ पे आ जा रहे हैं बच्चों, याद रखना, कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा साथ में ऑफ्टन, इसके कारण बहुत सारे एनिमल का जान चले। हंटिंग फॉर मेडिसिनल परफ्यूम, इंसान यहाँ तक मेडिसिन के लिए और परफ्यूम के लिए क्या करें, शिकार कर रहे हैं। एनिमल आर आल्सो हंटेड फॉर क्या, बायोमेडिसिन और परफ्यूम इंग्रेडिएंट्स एंड पुशिंग मैनी स्पेसीज वांटेड के लिए क्या हो रहा है बच्चों, याद रखना, एनिमल आल्सो हंटेड बायो के लिए
एंग्री, क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट, हंटिंग कर रहे हैं, क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को कैसे हम लोग मेजर करेंगे, तो इसके लिए कुछ खास पॉइंट है। अपने माइंडसेट को चेंज करना, माइंडसेट को चेंज करने को कहते हैं चेंजिंग परसेप्शन। जो आपके दिमाग में अवधारणा बैठा हुआ है कि जंगल से ही पैसा कमाएंगे, लकड़ियों को बेच के कमाएंगे, हंटिंग करके कमाएंगे, ये जो माइंडसेट है ना, इसे हटाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, वाइल्ड लाइफ क्या होगा बच्चों, कंजर्व हो सकेगा। ये जो दिमाग में अवधारणा बैठ गया है कि लकड़ियों से ही पैसा बनाना है, लकड़ियों को बेच के अपना जीवन चलाना है, याद रखना, ये माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा क्या है बच्चों, एक मेजर पॉइंट था। बैलेंसिंग इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है स्ट्रिक्टर लॉ ऑन हंटिंग। जो भी लोग हंटिंग करते हैं उसके ऊपर प्लेंटी लगा दो, उसके ऊपर फाइन लगाओ, स्ट्रिक्टली लॉ लाओ कि ये सारे लोग हंटिंग करना, रेस्ट्रिक्शन लगा दो इन लोगों के ऊपर कि कोई भी इलीगल है, जो भी हंटिंग कर रहा है वो लीगल कंप्लीटली बैन है। यदि पकड़ा जाएगा तो याद रखना उसे तुरंत ही क्या करो, अरेस्ट कर लिया जाए, पेनल्टी लगाओ, प्रिजन का व्यवस्था बनाना चाहिए हमें, ताकि वाइल्ड लाइफ अच्छे तरीके से क्या हो जाए, इकोसिस्टम बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पनिशमेंट फॉर इलीगल एक्टिविटीज। यदि कोई भी इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, जबरन घुस के इलीगल स्मगलिंग कर रहा है, जो भी सारे कलेक्शन ऑफ फूड्स है उसे बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, हमें रोकना चाहिए। हमें नहीं, हमारे गवर्नमेंट को भी इसे रोकना चाहिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, चेंजिंग परसेप्शन क्या होता है। प्रोटेक्टिंग एनिमल ड्यूरिंग प्रोक्रिएशन। जब भी क्या हो रहा है बच्चों, प्रोक्रिएशन हो रहा है, जब एनिमल क्या हो रहे हैं, बॉर्न हो रहे हैं, उसे भी सुरक्षित रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करना है। असेसिंग ह्यूमन इम्पैक्ट और राइजिंग क्या, रेजिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है, लोगों के समझाना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जरूरी है कि हमें वाइल्ड लाइफ को नुकसान करना नहीं है। अब रहा क्या, रेनफोर्सिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो हम लोग पढ़ते हैं खास तौर पे जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट में चेंजिंग परसेप्शन, वी नीड टू शिफ्ट आवर माइंडसेट। हमें अपना माइंडसेट को शिफ्ट करना है फ्रॉम वीविंग फॉरेस्ट एज अ सोर्स ऑफ अनलिमिटेड इनकम टू रिकॉग्नाइज देम एज अ एसेंशियल इकोसिस्टम दैट नीड प्रिजर्व टू प्रोटेक्ट वर्ल्ड लाइफ। जो भी हमारा माइंडसेट, तो फॉरेस्ट को आपने सोच लिया है कि हमारे लिए अनलिमिटेड है, उस माइंडसेट को चेंज करना है और अपने आप को क्या करना है, वाइल्ड लाइफ को। बैलेंसिंग इकोसिस्टम, एफर्ट शुड बी मेड टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन हार्बीवोरस और कार्निवोरस। हार्बीवोरस और कार्निवोरस में जो भी सारे बैलेंस करना है बाय प्रिजर्विंग वाटर सोर्सेस इन फॉरेस्ट एंड रेस्ट्रिक्टिंग डोमेस्टिक, और साथ साथ में वाटर को भी प्रिजर्व रखना है और जो भी सारे एनिमल लगा देना कि नहीं है। नेक्स्ट पे स्ट्रिक्टर लॉज ऑन हंट, थोड़ा के जो शिकार करते हैं उसके ऊपर क्या करना है, स्ट्रिक्ट लॉ टू बी बैन हंट विथ क्या, हार्श पेनल्टीज फॉर वायलेटर्स टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ताकि क्या हो पाए, अच्छे तरीके से वाइल्ड लाइफ ऊपर प्लेंटी लगा दो, फाइन मार दो। ये सारे स्ट्रिक्ट फॉर इलीगल एक्टिविटी। यदि कोई भी इलीगल एक्टिविटीज करता है उसे हेवी पनिशमेंट लगाओ, फाइन, याद रखना बहुत ज्यादा फाइन्स क्या कर दो, इम्पोज कर दो उसके ऊपर में। तो ये सारे पॉइंट आपको समझना था, ज्यादा नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। अब बच्चों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लाया गया है हमारे इंडिया में, और सम स्कीम आर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। पूरा वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने, सुरक्षित रखने के लिए कुछ स्कीम लाया गया है इंडिया में। तो दीज स्कीम एंड सम प्रोजेक्ट आर स्टार्टेड फॉर दोज एनिमल स्पेसीज विच आर डेंजर और विच आर लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर्स। अब हो रहा है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया है एनिमल स्पेसीज के लिए जो खतरा महसूस कर रहे हैं, हाँ, तो विच आर लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट, को एग्जिस्टेंस क्या हो रहा है, फ्यूचर में खत्म होने वाला है। तो लेट्स नो अबाउट द सम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन ब्रीफ। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रीफ में इस प्रोजेक्ट को समझते हैं।
फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम क्या है बच्चों? प्रोजेक्ट टाइगर। क्या नाम है इसका? प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर काउंट में बोल रहा है कि देयर वेर मोर देन 40,000 टाइगर इन इंडिया द अर्ली 1900 से पहले इंडिया में पूरा 40,000 से ज्यादा टाइगर थे। Our threats, illegal hunting and cutting down forest reduce the number of tiger। जो इलीगल हंटिंग किया गया, शिकार किया गया, कटिंग डाउन फॉरेस्ट को वो रिड्यूस कर दिया, नंबर ऑफ टाइगर कम हो गया। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो स्टार्ट हुआ था 1971 में। क्या करने के लिए? तो आज रखना, टाइगर को सेव रखने के लिए क्या लाया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर। कब लाया गया था? 1971 में। अर्ली 1900 में टोटल कितने टाइगर थे हमारे पास? 40,000 टाइगर थे। अब हो रहा है क्या? गोल क्या है प्रोजेक्ट टाइगर का? गोल क्या है? गोल मीन्स लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? द प्रोजेक्ट टाइगर प्रोटेस्ट टाइगर पूरा क्या? प्रोटेक्ट टाइगर हैबिटेट एंड कीप नेचर बैलेंस। हो रहा है क्या? इसका गोल जो है वो टाइगर को सुरक्षित रखना, हैबिटेट को सुरक्षित रखना और साथ में नेचुरल बैलेंस को बनाए रखना। अब हो रहा है कि रीच, इट इज नाउ वर्किंग इन अबाउट 44 एरियाज अक्रॉस इंडिया। पूरा टोटल 44 एरिया तक पहुंच। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट। कब लाया गया था बच्चों? 1992 में। स्टार्ट कब किया गया था? 1992 में। इसका गोल क्या था? एलिफेंट को सुरक्षित रखना नेचुरल हैबिटेट से और साथ में सेफगार्ड देयर माइग्रेटरी पाथ्स, और साथ में माइग्रेटरी प्लेस आता है तो उसे भी सुरक्षित रखना टाइगर प्रोजेक्ट में बताया गया था। अब प्रोटेक्शन जोन्स जो है पूरा देयर आर नाउ अबाउट 26 एलिफेंट। याद रखना प्रोटेक्शन जोन्स इन इंडिया में बनाया गया है। टोटल जो प्रोटेक्शन जोन बनाया गया है टाइगर एलिफेंट को क्या करने के लिए वो 26 जोन बनाया गया है। अब हो रहा है कि सक्सेस इसका जो है क्या खूबी, ये मान लो प्रोजेक्ट आने से क्या बेनिफिट? द प्रोजेक्ट हैज हेल्प इन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द वाइल्ड। हो रहा है क्या? ये नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया? बढ़ गया ये प्रोजेक्ट आने से। डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स के बारे में, द प्रोजेक्ट आल्सो फोकस ऑन द केयर एंड वेल बीइंग डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट। पूरा ये जो प्रोजेक्ट है वो घरेलू एनिमल्स का है, बहुत ही बेनिफिशियल है। अब राइनो प्रोजेक्ट के बारे में समझ। फोकस जो है किस पे किया गया है? इसका फोकस किया गया वन हॉर्न राइनो को रखना। एंड जो रीजन है वो आज रख लेना आपको, आसाम में पार्क है काजीरंगा। अदर रीजन बोला स्मॉलर पॉपुलेशन ऑफ राइनो इज फाउंड इन द सुंदरबन। एक छोटा सा पॉपुलेशन बहुत ही कम पाया जाता है। कहाँ पे? सुंदरबन नेशनल पार्क है। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे बच्चों? वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे राइनो विजन 20 के बारे में। राइनो विजन जो 20 है इसका गोल है, द गोल इज इंक्रीज राइनो पॉपुलेशन टू जाना है तो 3000 तक राइनो को क्या करना है? वन हॉर्न राइनो को लेके जाना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन। क्रोकोडाइल्स को भी हमें क्या रखना है बच्चों? सुरक्षित रखना है। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लाया है। फोकस जो किया गया है फ्रेश वाटर एलिगेटर, जो भी सारे एलिगेटर मगरमच्छ है उसे सुरक्षित रखना है। इसमें ट्रीट मतलब 1970s सेंचुरी दे वर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब गवर्नमेंट एक्शन लेगा इसमें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड दिस सेव के अध्ययन। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ स्टार्ट किया था ताकि एलिगेटर वगैरह सुरक्षित रहे। वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लाया गया था 2004 में। इसका रोल था वल्चर आर नेचुरल्स क्या क्लियर एंड ईटिंग द मीट ऑफ क्या डेड एनिमल्स। सब स्पेसीज के इंडिया हैज अबाउट 9 सब ऑफ वल्चर का पाया जाता है। एंड थ्रीट बोला शार्प डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन लीड टू द स्टार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन 2000 किया गया। अब स्नो लिपोर्ड प्रोजेक्ट 2000 में लाया गया था। हैबिटेट का बात किया जाए तो स्नो लिपोर्ड्स कहाँ पे रहते हैं बच्चों? वही रीजन होता है हिमालय। एट कहाँ पे? अल्टीट्यूड अराउंड 3000 सी लेवल से 3000 ऊपर एरिया में स्नो लिपोर्ड पाया जाता है हिमालय वाले रीजन में। स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट, याद रखना 2000 में बात हुआ था। इसका गोल था क्या बच्चों? टू एजुकेट लोकल पीपल अबाउट स्नो लिपोर्ड एंड रेज अवेयरनेस फॉर देयर प्रोटेक्शन। और उसके प्रोटेक्शन सुरक्षित अवेयरनेस क्या करना? बढ़ाना और साथ में उसे रखना। तो क्या किया गया? लाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अदर वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट के बारे में।
कश्मीरी हूँ, याद रखना हंगुल प्रोजेक्ट था, रेड पांडा प्रोजेक्ट लाया गया, मणिपुर धामिनी प्रोजेक्ट लाया गया, गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट था। अब कश्मीरी हंगुल प्रोजेक्ट है, इसमें फोकस किया गया था क्या करना, इंडेंजर कश्मीरी जो भी सारे गिद्दड़ लोग थे उसे क्या करना, सुरक्षित रखना, ये प्रोजेक्ट में बताया गया। रेड पांडा प्रोजेक्ट में जो है याद रखना इस पे काम किया गया, रेड पांडा को नेचुरल यानी सुरक्षित रखना। इसमें जो मणिपुर जो थामीन जो प्रोजेक्ट है, प्रोटेक्ट स्पेशल डियर, स्पेशल जो भी सारे डियर हिरन से क्या करना है, फाउंड करना, कहाँ से, मणिपुर फॉरेस्ट से। गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट लाया गया था, गंगा रिवर डॉल्फिन को क्या करना, सुरक्षित के लिए। इन चीजों के बारे में आपको समझ। अब हम लोग पढ़ते हैं सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व के बारे में। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या है, सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व एस्टेब्लिश फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये तीनों जो याद रखने ना, एस्टेब्लिश बनाया जाता है वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए, वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है। ये तीनों वर्ड साइनोनिम्स लग रहे होंगे, ऑल दीज थ्री वर्ड्स साउंड लाइक साइनोनिम्स बट देयर आर सम डिफरेंस। कुछ इन क्या है बच्चों, डिफरेंस है, अंतर है, उसके बारे में जान। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। अब जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात किया जाए तो बोल रहा है लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउ विद इन द सेंचुरी। अब हो रहा है क्या, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ है। अब नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल कैन ग्रेज विथ फ्रॉम द सिटी। जो घरेलू एनिमल है वो यहाँ पे क्या कर सकता है, ग्रेज कर सकता है, लेकिन याद रखना परमिशन। हो रहा है क्या, सेंचुरीज आर क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब बोल रहा है क्या, पार्टिकुलर स्पेसीज के लिए, कोई खास प्रजाति के लिए सेंचुरी को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, सुरक्षित स्पेसिफिक स्पेसीज को सुरक्षित रखने के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाता है। और बोल रहा है ये पूरा का पूरा द गवर्नमेंट कैन बी एस्टेब्लिश सेंचुरी सर्टेन क्या प्रोसेस, गवर्नमेंट के द्वारा सर्टेन प्रोसेस द्वारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया जाए। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, आपको देखना बताना है ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। तो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला में। कहाँ पे है बच्चों, केरला में। चंद्रप्रभा कहाँ पे है बच्चों, तो यूपी में। कहाँ पे है चंद्रप्रभा, यूपी में। बताओ ईटू नगरम कहाँ पे है, ईटू नगरम तमिलनाडु में। कहाँ पे है बच्चों, तमिलनाडु में। चलो सिरिस्का बताओ कहाँ पे है, तो सिरिस्का आपको याद रखना राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में। केवला देव कहाँ पे है बच्चों, ये भी कहाँ पे है, राजस्थान में है। अब हो रहा है कि मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और देखने को नहीं मिलेगा तो आपके पास होगा। और लाइफ को चेंज करने नेसेसरी है, तो इन चीजों को क्या करो, मैप में लिखते हो। एक साइड आपको क्या करना है, नेशनल पार्क लिखना है, एक साइड में पॉलिटिकल मैप में फिल करते हुए चलना है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेशनल पार्क क्या होता है। आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ लिया, उसी तरह आपको बताना है नेशनल पार्क क्या होता है। तो नेशनल पार्क आर मोर प्रोटेक्टेड देन सेंचुरी, सेंचुरी से भी ज्यादा सुरक्षित स्पेसीज को रखा जाता है किसमें, नेशनल पार्क में। दे इंक्लूड मोर देन वन इकोसिस्टम, यहाँ पे वन इकोसिस्टम से ज्यादा क्या किया जाता है बच्चों, इंक्लूड रखा जाता है। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल इज कंप्लीटली बैन, याद रखना कोई भी एनिमल को घास खाने के लिए ले जाना नहीं है, कंप्लीटली क्या है, बैन है। कंप्लीटली यहाँ पे क्या है, बैन है। अनलाइक सेंचुरी, नेशनल पार्क आर नॉट सेंटर अराउंड सिंगल स्पेसीज के लिए बनाया नहीं जाता है। नेशनल पार्क आर सेट अप विद द कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दोनों बनाया जाता है। याद रखना नेशनल पार्क सेट किया जाता है, बनाया जाता है विद कोऑर्डिनेशन किसके साथ में, बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से फेमस नेशनल पार्क है। तो फर्स्ट का नाम है काजीरंगा। कहाँ पे है काजीरंगा, घबराना आपको नहीं है, बताओ कहाँ पे है काजीरंगा, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में कहाँ पे है। तो काजीरंगा मैंने बताया कहाँ पे है,
आसाम में। कहाँ पे है बच्चों? आसाम में। बताओ कॉर्बेट, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? बताओ कमेंट सेक्शन में। कहाँ पे है बच्चों? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात किया जाए तो याद रख लेना, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। वेलवादार कहाँ पे है बच्चों? वेलवादार ये रहा आपका गुजरात में। मरीन नेशनल पार्क गुजरात में। गिर नेशनल पार्क गुजरात में। दचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। तो नेशनल पार्क आपको इजी क्या करना है, है कि काजीरंगा आसाम, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, वेलवादार गुजरात, मरीन नेशनल पार्क गुजरात, गिर नेशनल पार्क गुजरात, दचिंगम जम्मू कश्मीर। क्या आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी इसी नेक्स्ट बारे में पढ़ते हैं। बांदीपुर कहाँ पे है? प्रॉब्लम हो गई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी मैं बताने वाला हूं बांदीपुर कहाँ पे है। तो बांदीपुर याद रख लेना, ये बांदीपुर कहाँ पे है बच्चों? कर्नाटका। ये रहा आपका क्या? कर्नाटका। कान्हा कहाँ पे है बच्चों? मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये उड़ के आया आसाम में। बताओ सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा। क्या है बच्चों? उड़ीसा में। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड है, उत्तराखंड। क्विक रिवीजन हमारे साथ कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा, विद इन सेकंड में। बांदीपुर कर्नाटका, कान्हा मध्य प्रदेश, मानस याद रख लेना आपको, मानस आसाम, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा, राजाजी उत्तराखंड। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। नेक्स्ट है वेलंथंगल। कहाँ पे है बच्चों? तो वेलंथंगल आपको याद रख लेना है कहाँ पे है, तो याद रखना वेलंथंगल तमिलनाडु में है। रंगानाथीटू कहाँ पे है? कर्नाटका में है। नाल सरोवर गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है। किस तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा आप लोग, एकदम पढ़ाई करना जरूरी है, तभी कुछ होने वाला है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ये बर्ड सेंचुरी था, मैंने बताया। अब डिफरेंस बिटवीन कभी कभी पूछा जाता है के बीच में, सेंचुरी के बीच में और नेशनल पार्क के बीच, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस? तो लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ रहेगा, लेकिन यहाँ पे नो ह्यूमन एक्टिविटीज। याद रख लेना, सेंचुरी में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ रहेगा, लेकिन नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं रहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट पे हम लोग पढ़ते हैं ग्रेजिंग अलाउ विथ परमिशन। यहाँ पे ग्रेजिंग अलाउ है लेकिन परमिशन के साथ। ग्रेजिंग कंप्लीटली बैन रहेगा नेशनल पार्क में, कोई ग्रेजिंग नहीं कर सकता, कोई भी एनिमल को घास नहीं खिला सकते हो, घर में घास खिलाओ, नेशनल पार्क में जगह नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट समझो, फोकस ऑन स्पेसिफिक स्पेसीज। इस सेंचुरी जो है ना बच्चों, पार्टिकुलर स्पेसी पर जाति के ऊपर फोकस किया गया है, लेकिन यहाँ पे बोला रहा है एक से अधिक प्रोटेक्ट इंटायर इकोसिस्टम। इंटायर इकोसिस्टम को क्या किया? प्रोटेक्ट कर बनाया गया नेशनल पार्क। आते हैं हम लोग, अब यहाँ पे जो एरिया होता है ना वो बहुत कम प्रोटेक्टेड रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट रहता है। तो एक बार क्विक हमारे साथ में क्या करें, तुरंत रिवीजन करें चुटकियों में। तो आते हैं सेंचुरी और नेशनल पार्क की डिफरेंस। सबसे पहली बात, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ रहेगा, यहाँ पे नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ रहेगा। यहाँ ग्रेजिंग अलाउ विथ परमिशन के साथ, यहाँ पे ग्रेजिंग कंप्लीटली बैन रहेगा। यहाँ पे फोकस ऑन स्पेसिफिक स्पेसीज के ऊपर फोकस किया जाएगा। यहाँ पे याद रख लेना, इंटायर इको सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेस प्रोटेक्टेड रहेगा, ये मोर प्रोटेक्टेड एरिया रहेगा। समझ में आया? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखे क्या नहीं समझ में आया। ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा क्लास ही नहीं समझ में आया, वो भी बताएं हमें। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं बायो रिजर्व जोन। इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, बायो रिजर्व जोन के बारे में पढ़ते हैं। बोला कि बायो रिजर्व आर क्रिएटेड एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स। तो बायो रिजर्व जो बनाया जाता है ना, ओनली पार्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं है, पूरे इंटरनेशनल नॉर्म्स के लिए बनाया जाता है। एंड इनका जो पर्पस रहता है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को क्या करना? सुरक्षित रखना, साथ साथ में कल्चरल डाइवर्सिटी को भी सुरक्षित रखना।
दे प्रोटेक्ट प्लांट एनिमल पीपल्स लाइफ स्टाइल इन दैट एरिया। यहाँ पे याद रख लेना, इसमें प्रोटेक्ट सुरक्षित किया जाता है प्लांट एनिमल और पीपल्स लाइफ स्टाइल को, ये सारे एरिया में। रिसर्च एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी आर प्रोवाइड विद इन जोन और बायो रिजर्व जोन में याद रखना ट्रेनिंग भी साथ में क्या किया जाता है, फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। और साथ साथ में और ह्यूमन एक्टिविटीज फ्रॉम आउटसाइडर आर स्ट्रिक्टली लिमिटेड इन दिस एरिया। और जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज रहता है आउटसाइड स्ट्रिक्टली लिमिटेड रहता है इस एरिया में। अब हो रहा है कि बायो रिजर्व यूजुअली क्या होता है, कवर मोर देन 500 स्क्वायर किलोमीटर। याद रख लेना कि जो बायो रिजर्व रहेगा वो प्राय कवर होता है 500 किलोमीटर वाले ज़्यादा। अब हम लोग नेक्स्ट बायो रिजर्व के बारे में पढ़ें, के बारे में बायो रिजर्व के बारे में। नीलगिरी है बच्चों, गल्फ ऑफ मन्नार है, ग्रेट निकोबार है, सुंदरबन है और पंचमरही है, रन ऑफ कच्छ, ये क्या है, बायो रिजर्व है। ये आपका सिलेबस यहाँ पे क्या हो गया, चैप्टर नंबर 9 क्लोज। क्या हो गया, क्लोज। हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट। यदि आपको इस क्लास को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो देन आप कमेंट करना, और यदि आपको समझ में आया होगा तो अपने दोस्त के साथ में शेयर करना, सब्सक्राइब करना और साथ साथ में क्या कर देना, बेल आइकन क्लिक कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास, हमारे साथ बने और साथ साथ में और जय हिंद जय भारत।